बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, तफ्तीश के दौरान कुछ तहलका खेज़ वीडियोज़ सामने आई हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ जिनसे मामलात जो है अब एक और तरफ जाते दिखाई देते हैं। उसके अलावा रात गए दो अशख़ास अमगान के वालिद के घर में दाखिल होते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है और इसके नतीजे में एक बड़ी चीज़ जो है अमगान के वालिद के हाथ लगती है। ये मामला क्या है? और उसके अलावा एसएसपी शुएब साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ही हैरानकुन इंकशाफ किया है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि जो साहिर हसन के वालिद हैं, साजिद हसन साहब, जो कि एक मशहूर एक्टर हैं, वो तमाम तर हालात वाक़यात जानते थे। यानी कि साहिर हसन क्या कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे। अब इस पर क्या लीगल एक्शन हो सकता है या होगा, इस बारे में भी आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जो कि एसएसपी शुएब साहब ने बताया। तो जनाब, सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं उनको मैं पहले बताती चलूँ, क्योंकि अरमगान के जो वकील हैं, मैंने आपको कहा कि उन्होंने अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर शोर करते दिखाई दे रहे हैं कि अरमगान पर तशद्दुद किया जा रहा है और तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो तलब करें, हमें नहीं दी जा रही है। उसके अलावा अरमगान जिस तरह उसने भी अदालत के अंदर ये शो डाला कि मुझे 15 दिन से कपड़े नहीं बदलने दिए गए, जो कि सच था, क्योंकि हमने देखा कि अरमगान मुसलसल एक ही टी शर्ट में अदालत में बार बार पेश किया जा रहा था। अब ये नहीं मालूम कि अरमगान जानबूझकर ये कर रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए पुलिस के ऊपर कि वो उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन जब अदालत में चेक किया गया तो ऐसे कोई तशद्दुद के निशानात उसकी बॉडी पे मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर पुलिस जो है उसका किरदार वो थोड़ा-सा मशकूक करने की कोशिश की गई। ऐसे में ये भी आपको मैंने बताया गुज़िश्ता वीडियो में कि अमगान के जहाँ पर उसे रखा गया है, वहाँ पर 4 कैमराज़ नस्ब कर दिए गए हैं, जिनको मुसलसल आला अफ़सरान मॉनिटर करेंगे और एक शख्स को डिप्लॉय भी कर दिया गया है वहाँ पर, जो कि नज़र रखे। अब इसमें तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये चीज़ कि वो जो क्लेम किया जा रहा है बार-बार कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है, उस चीज़ को भी मॉनिटर किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम जो कि एफआईए की तफ्तीशी टीम ने ये इज़हार किया था कि ऐसा लग रहा था कि अमगान जो है वो नशे की हालत में है। तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं? तो वो सब कुछ भी इन कैमराज़ की मदद से मॉनिटर किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो गुज़िश्ता रोज़ हुई। अब यहाँ पर पुलिस ने जो मज़ीद रिमांड माँगा था, उसकी वजह जो है उन्होंने यही कहा बार-बार कि वो आला कत्ल जो है हमें बरामद करना है। जबकि वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन आला कत्ल जो आपको बताया कि किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, असले का अभी तक फॉरेंसिक नहीं हुआ और तमाम चीज़ें जो हैं, तो इस बुनियाद पर मज़ीद जो रिमांड दिया गया, इस पर भी अरमगान के वकील ने सवाल उठाया कि जी 17 दिन का रिमांड तो हो गया, तो ये अब मज़ीद रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन अदालत जो है अपने स्पेशल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रिमांड जो है इवन जो 30 दिन तक का मैक्सिमम होता है, उसको भी एक्सीड कर सकती है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी इस केस में। अब आ जाते हैं वो ख़ास बातें जिनका कि मैंने अभी आगाज़ में ज़िक्र किया। वो सब क्या है? सबसे पहले तो अमगान के वालिद के घर में जो 2 लोग दाखिल हुए, इसके बारे में आपको बताती चलूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये क्लेम किया, उन्होंने कहा कि मेरे घर रात के 2 लोग दाखिल हुए, जिनमें से एक शख्स के बाजू पर टैटू जो है वो बना हुआ था, मशीनी टैटू जो होता है वो बना हुआ था और वो कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था और मैं उस शख्स की नाफ देख सकता था और ये दोनों शख्स जो है मेरे घर आधी रात को दाखिल हुए और मैंने इनके साथ फिर हाथापाई की और उन्होंने मुझे मतलब मारने की कोशिश की। मैंने उनको निकालने के लिए उनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ और मैंने उन्हें मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इसी अवस्था में उनका एक मोबाइल फ़ोन जो है वो वहीं रह गया और वो कहते हैं कि अब वो मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरे पास है, वो एक बड़ा सबूत है और इस पर जो है नोटिस लिया जाए। ये लोग क्या मुझे मारने के लिए आए थे या क्या मामलात थे? अब आई डोंट नो, ये क्रिएटेड स्टोरी है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, लेकिन अगर होती तो वो मोबाइल का ज़िक्र ना करते। ये कौन-सा मोबाइल है, क्या है? इसको भी ज़रूर देखा जाना चाहिए डेफ़िनिटली। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं जनाब। दूसरी बात जो है वो तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसी वीडियोज़ जो हैं सामने आई हैं जो कुछ सवालात खड़े कर रही हैं। आपको पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मैंने बड़े शुरू में केस के आपको बताया था कि कुछ वीडियोज़ जो है वो लीक हुई हैं और वो मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है। मुस्तफ़ा की कुछ ज़ाती नौइयत की वीडियोज़ थी जो कि हम तक भी पहुँची हैं। एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने वो वीडियो देखी, मुख्तसर सी देखी मैंने, वो देखने के काबिल नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि ब्लैकमेलिंग की गर्ज़ से बनाई गई हैं, ऐसा लगता है। या अगर ब्लैकमेलिंग की गर्ज से नहीं भी बनाई गई तो वो उसके फ़ोन से रिट्रीव की गई हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अरमगान के घर में किसी को इजाज़त नहीं थी फ़ोन इस्तेमाल करने की या वीडियो इनफैक्ट बनाने की। तो फिर उस घर में वीडियोज़ बाकायदा बन रही होती थी लोगों की, क्योंकि उसके घर में तो कैमराज़ लगे हुए थे। ऐसे में वो तमाम लोग जो वहाँ पर आते थे उन सब की वीडियोज़ बनती थी। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, तो इस तरह से एक बड़ा मटीरियल जो है वो अरमगान के पास थ्रू आउट मौजूद था उन तमाम लोगों का, जिनको कि वो अपने घर बुलाकर पिलाता था और ख़ास तौर पे वो लोग जो उसके घर पार्टिंग करते थे। वो लोग यकीनन परेशान होंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं किसी भी वक़्त लीक आउट हो सकती हैं।
उसके अलावा कुछ वीडियोज़ जो है वो अमगान के फ़ोन से, और उसके बाद कुछ वीडियोज़, अच्छा अमगान जो है अपना फ़ोन खोल के नहीं दे रहा। उसने कहा मुझे पासवर्ड भूल गया है, लेकिन हमें सुनने में आया है कि फ़ोन उसका खुल गया है और उस फ़ोन से भी कुछ वीडियोज़ जो है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और अगर तो वाक़ईतन ये खुल गया है तो यकीनन बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आएँगी, क्योंकि सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं होंगी, फिर तो वो तमाम ताल्लुकात, वो तरीक़ेकार होंगे जो कि वो इस्तेमाल करता था। वो सिम इस्तेमाल नहीं करता था अगर, तो जो व्हाट्सएप है उससे तो उसका बहुत कुछ मटीरियल जो है वो सामने आने का इम्कान है। लेकिन ऐसे में कुछ वीडियोज़ अभी और भी हैं जिनमें से कहा जा रहा है कि शायद एक किसी सियासी शख्सियत के बेटे की वीडियोज़ हैं, और वो वीडियोज़ जो है उनके वायरल होने का भी खदशा है। पुलिस के हाथ वो ग़ालिबन लग चुकी हैं, और उसके बाद ये वीडियोज़ अगर वायरल होंगी तो उसके बाद फिर और भी बड़े लोगों के बच्चे जो हैं उनकी वीडियोज़ भी सामने आएँगी, और जब वो अगर सामने आएँगी तो बड़ी ही एक थलथली मच जाएगी। एक बहुत ही कहिए कि शोर बर्पा हो जाएगा। इसी शोर को कम करने के लिए उन लोगों तक तो रसाई दी जा रही है जो बड़ी शख्सियत के बेटे-बेटियाँ नहीं हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है इस केस को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, देखिए सबसे पहले जब अरमगान पकड़ा जाता है तो वहाँ से शिराज़ पकड़ा जाता है। अरमगान शिराज़ के पकड़े जाने से साहिर पकड़ा जाता है। साहिर जब पकड़ा जाता है तो मैं आपको एक बड़ा इंकशाफ़ करूँ कि 2 लोग जो है, जो साहिर से जुड़े हैं, जिनको लेटेस्ट गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें एक फ़रहान सन ऑफ रफ़ीक जौहर है और दूसरा मोहम्मद मुग़नी है। ये 2 लोग जो है ये गिरफ़्तार किए गए हैं, और आप हैरान होंगे कि ये लोग कोकेन एक बड़ी मिक़दार में जो है यहाँ लाहौर, कराची में होने वाली पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ज़्यादातर ये कोकेन लाहौर से कराची लाई जाती थी, और ये लोग साहिर हसन से राबिते में थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरी चेन है कि अगर अरमगान से साहिर हसन तक पहुँचा गया, साहिर हसन से इन लोगों तक पहुँचा गया, तो फिर इसी तरह से अगर इन लड़के-लड़कियों तक, जिनका ताल्लुक तो बड़े माँ-बाप से है, तो वो यकीनन सिर्फ़ साहिर से माल नहीं खरीदते होंगे, बल्कि वो माल जो है मुख्तलिफ़ लोगों से खरीदते होंगे। तो इन बच्चों को शामिल तफ़्तीश नहीं किया जा रहा है, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने ये बताया है कि ये लड़के-लड़कियाँ जो हैं, जो बड़ी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको शामिल तफ़्तीश भी नहीं किया जा रहा, इनसे पूछा भी नहीं जा रहा। चले आप इनको पकड़े नहीं, ये कंज़्यूम कर रहे हैं, चले पकड़े नहीं, वरना तो कसूरवार ये भी है, इनको भी पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन चले। लेकिन इनसे पूछे तो सही ना कि ये कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि साहिर वाज़ नॉट द ओनली पर्सन हू वाज़ प्रोवाइडिंग ऑल दीज़ थिंग्स। तो फिर कोई और भी है, जब कोई और है तो उन लोगों तक, उस कार्टेल तक पहुँचा जाएगा। ये बच्चे जो है, ये बताया जा रहा है कि इस कार्टेल का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है, लेकिन ये कंज़्यूमर्स हैं। और कंज़्यूमर्स होते हुए जब ये बड़ी मिक़दार में मँगवाते हैं, तो अपने साथ पार्टीज़ में मौजूद और लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर इन बच्चे-बच्चियों से जब तक पूछा नहीं जाएगा, तो फिर इस पूरे नेटवर्क को किल कैसे किया जाएगा? उसके बाद जो एक बड़ी बात सामने आ रही है इन वीडियोज़ के हवाले से, वो ये है कि इसमें कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिसमें मुतवस्सित घरानों की लड़कियाँ हैं। इन्हें बाकायदा तौर पे ट्रैप किया गया है, इनको इस्तेमाल किया गया है, फिर ब्लैकमेलिंग के मद में उनको और मज़ीद इस्तेमाल किया गया है, ये कहा जा रहा है। तो अगर ये चीज़ सामने आ गई, ये कहानी खुलेगी, तो एक बिल्कुल ही नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हैरानकुन तौर पर जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है, उसके साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग, मनशियात और ऐसे-ऐसे धंधे जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, और एक जराइम का समंदर नज़र आता है ये अरमगान, जिसके इर्द-गिर्द ये पूरी दुनिया जो है वो घूम रही है। और बहुत से लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं, आएँगे, देखें कहाँ तक हमारे जो पुलिस अफ़सरान हैं वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे। ऐसे में एक बड़ा इंकशाफ़ किया एसएसपी शोएब साहब हैं, जहाँ उन्होंने इस पूरे नेटवर्क का बताया कि कौन-कौन से लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, कौन-कौन से लोग सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि साहिर हसन के राब्ते में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, और ये गिरफ़्तारियाँ जो फ़रहान वल्द रफ़ीक जौहर और मोहम्मद मुग़नी की हुई है, वो भी इसी की मद में है। कोरियर कंपनीज़ जो उनसे तफ़्तीश की जा रही है, और अब उन्होंने एक और बात कही है, क्योंकि सवाल उनसे ये हो रहा था कि जी इनके वालिद जो है और इनके जो वालिद के मुलाज़िम मैनेजर जो है, उनके अकाउंट में ये पैसे आ रहे थे उनके मैनेजर के अकाउंट में, तो क्या वो इन बातों से वाकिफ़ नहीं थे? तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि इनके वालिद को, यानी कि साहिर हसन के वालिद को पता था, मगर शवाहिद से उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसका नहीं पता लग रहा। देखिए इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि क्या वो खरीदने, बेचने और इस धंधे से मुंसलिक थे, ये शवाहिद तो नहीं मिल रहे। लेकिन साहिर क्या कर रहा है, ये सब उन्हें मालूम था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एसएसपी कह रहे हैं, एसएसपी शोएब साहब, और उन्होंने कहा है कि वालिद को पता था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन से बात हमें पता लग रही है। हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि अब उनके वालिद के खिलाफ क्या केस बनता है, या कोई केस बनेगा भी कि नहीं, क्या उनके ऊपर कोई केस किया जाएगा कि नहीं, ये अगली स्टोरी होगी। लेकिन पर्सनली मैं समझती हूँ कि जब वो ये सब जानते थे, उनका काम था अपने बच्चे को सीधी राह पर लाते, नहीं आ रहा था तो उसको आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालते, आप इदारों के सामने लाते, क्योंकि आपके बच्चे की वजह से कितनी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर ज़िम्मेदारी तो हम पर भी बनती है। जहाँ तक आपके अपने बच्चे का मामला हो तो वो तो एक समझ आती है, आपने जो भी एक्शन लेना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आपके बच्चे के एक्शन से दूसरे लोग जो है गैर महफूज़
محفوظ ہیں, دوسرے گھروں کے بچے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں, تو میرے خیال سے ماں باپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, اور وہ بھی قصوروار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو روکنے کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.